सावधान, खतरे में है आपका लाडला। आज ही आगा इसलिए क्योंकि आप अपने बच्चे को जिस स्कूल या हॉस्टल में भेजते हैं वहां उसकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। देवभूमि के स्कूल में 12 साल के बच्चे के साथ हुई बेरहमी और बर्बरता तो यही कह रही है। ऋषिकेश में रानी पोखरी में मौजूद चिल्ड्रन होम एकेडमी में पढ़ने वाले 12 साल के वासु यादव का स्कूल में पीट कर मर्डर कर दिया गया। और इससे भी बड़ी सनसनी यह है कि इस मर्डर पर बड़ी सफाई फूड पॉइजनिंग का लेबल चढ़ाया गया। डॉक्टरों ने मर्डर को फूड पॉइजनिंग की रिपोर्ट से ढक डाला और पुलिस ने पर्दा उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। मगर जब सच और सबूत सामने आए तो सवालों की बौछार हो उठी। बच्चे को ले लेकर मार देने सर ये लोग, ये सैमसंग जो सरकार अंकल है सर यही मरा रहे हैं। फूड पॉइजनिंग से शुरू हुई सनसनी जब सच पर आकर ठहरी तो सुनने वालों की सांसें थम गईं। बच्चे को ले लेकर मार देने सर ये लोग। दिमाग सुनने पड़ गया क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हैवानियत की सारी परतें उधेड़ डाली। 12 साल के वासु की जान फूड पॉइजनिंग से नहीं बर्बरता ने ली। आरोप है सीनियर छात्रों ने उसे इतना पीटा कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते मासूम वासु ने दम तोड़ दिया। ये अपने आप में एक बेहद हैरान करने वाली घटना है कि कैसे एक 12 साल के मासूम बच्चे को स्कूल के अंदर ही, इस हॉस्टल के अंदर, जो स्कूल का हॉस्टल है चिल्ड्रंस एकेडमी का, उसके अंदर उसको पीटा गया बुरी तरह और बाद में उसकी मौत हो जाती है। बेटे से यूं अचानक बिछड़ जाने से पिता अवाक है। जकड़ गया है सीना, ठंडा पड़ गया है जिस्म, लड़खड़ा रही है जुबान। आखिर उसका क्या कसूर था? वो तो मासूम था। क्या उसे इतनी बेरहम मौत दी गई कि आखिरी सांस उखाड़ने तक पीटा गया? 50 मिनट में मैनेजर फोन किया कि तुम्हारा बच्चा ने सीरियस बीमार है, जल्दी आ जाओ। तब मैंने रात को 2 बजे मेरठ से आए तो बच्चा वहाँ पूछा, सर मेरे वासु यादव बच्चा कहाँ है? बोला बच्चा दुनिया में नहीं रहा, ऐसे बोला डॉक्टर ने। हंसता खेलता घर उजड़ गया और स्कूल प्रबंधन ये कहता रहा बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुई है। मामले में पर्दा डालता रहा। आखिर क्यों? और इससे भी बड़ी हैरानी ये कि जॉली ग्रांट अस्पताल ने बच्चे की मौत की वजह भी यही बताई और पुलिस भी फूड पॉइजनिंग को ही सच मानकर लीपापोती में जुट गई। का जो प्रबंधन है, ये सोसाइटी जो चलाती है स्कूल, उन्होंने अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया कि हम खुद पुलिस पास जाएं और उसमें मुकदमा दर्ज करें। ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिर में ऐसे जो सोसाइटी के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे किस कदर सुरक्षित हैं। छात्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हैवानियत की पूरी कहानी बता डाली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ किया कि कमर से निचले हिस्से में की गई रिपोर्ट वासु की मौत की वजह बनी। ये सच सामने आने के बाद पुलिस ने एकेडमी में पढ़ने वाले 2 छात्र, एकेडमी के वार्डन, पीटी टीचर समेत एक अन्य व्यक्ति यानी कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन एक नॉर्मल उसमें बच्चे रहते हैं और स्कूल में वो शिक्षा लेते हैं, सीबीएसई जो पैटर्न है उसके हिसाब से। छात्र की मौत का सच सामने है, लिहाजा सवाल कई हैं। पहला सवाल, स्कूल प्रबंधन ने हत्याकांड पर पर्दा क्यों डाला? क्यों परिजनों को फूड पॉइजनिंग से मौत होने की गलत जानकारी देकर उन्हें गुमराह किया गया? दूसरा सवाल, जॉली ग्रांट अस्पताल ने फूड पॉइजनिंग रिपोर्ट क्यों बनाई? तीसरा सवाल, पुलिस ने पूरे मामले की संजीदगी से पड़ताल आखिर क्यों नहीं की? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आखिर वासु पर किस बात का गुस्सा था? क्यों सीनियर छात्रों ने मासूम वासु को पीट कर मार डाला? और क्यों वासु को लेकर उनके सीने में नफरत इस कदर सुलग गई कि उसकी सांसें छीन ली गई? क्या गुस्से में हुए गुनाह को नादानी के पर्दे में छिपाया जा सकता है? जो हैवानियत में बदल जाए उसे आप मासूमियत कह सकते हैं? ये सवाल यूं ही नहीं, एक जघन्य हत्याकांड पर आपका नजरिया तय करने के लिए है। मासूम वासु इस दुनिया में नहीं रहा। उसे ऐसी मौत दी गई कि सुनने वालों की रूह कांप गई। और अब आप हत्या की वजह सुनेंगे तो यकीन मानिए सिहर उठेंगे। बताया जा रहा है कि वासु की मौत का कारण बना एक बिस्किट का पैकेट। छात्र वासु पर एक दुकान से बिस्किट चुराने का आरोप लगा। दुकानदार की शिकायत पर स्कूल प्रबंधन ने हॉस्टल के छात्रों पर बिना अनुमति बाहर जाने पर रोक लगा दी थी। आरोप है कि उसे बल्ले और विकेट से बेरहमी से पीटा गया, गंदा पानी पिलाया, जबरन खाना खिलाया और स्टडी रूम में छोड़कर भाग निकले।
मौत की वजह फूड पॉइजनिंग बताकर लीपापोती की गई, मगर बाल आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने वहां का निरीक्षण किया तो पूरा मामला संदिग्ध पाया। सवाल उठ रहे हैं कि स्कूल संचालक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अगर फूड पॉइजनिंग हुई तो मैं ये पूछना चाह रही थी, मैंने उनसे पूछा कि फूड पॉइजनिंग और भी तो बच्चों ने सेम चीज़ खाई थी, अगर राजमा चावल से तो ये होना नहीं चाहिए। तो स्कूल प्रबंधक को ये सारी चीज़ें संज्ञान में थी। उसके बाद में जॉली ग्रांट में जब उस बच्चे को ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए, आनन फानन जिस तरह से, उसकी आधी से ज़्यादा हालत तो ख़राब वहाँ ही हो गई थी, आधा तो बच्चा वहीं पे मर चुका था, क्योंकि समय पे उस बच्चे के बारे में जानकारी नहीं ली गई। और बच्चे को अगर ये कहा जाता है कि बच्चों की लड़ाई हुई और बच्चों ने पीटा, 2 घंटे तक बच्चे पीट रहे, आप क्या कर रहे थे, आपकी जिम्मेदारी क्या थी? सवाल उठ रहे हैं जॉली ग्रांट अस्पताल की भूमिका की जांच क्यों नहीं हुई। सवाल उठ रहे हैं पोस्टमार्टम के बाद बच्चे को हॉस्टल में ही क्यों दफनाया गया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या स्कूल में बच्चे सुरक्षित हैं, क्या घर से दूर हॉस्टल में उनकी जिंदगी महफूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वासु यादव के हत्याकांड के बाद अब सवाल यही है कि क्या आपके बच्चे सुरक्षित हैं, चाहे वो फिर हॉस्टल हो या फिर स्कूल हो। क्या आपके बच्चों को वहां पर सुरक्षा मिल रही है? और अगर आप अपने बच्चों को ये सोचकर भेज रहे हैं कि वो सेफ हाथों में हैं, तो शायद ऐसा नहीं है। कम से कम इस पूरे घटनाक्रम के बाद तो ये लग नहीं रहा। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। हमारे साथ आरिफ खान जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष पेरेंट एसोसिएशन के। साथ ही प्रियंका रतन सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एडवोकेट हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। आरिफ जी, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। आरिफ जी, इस पूरे मामले की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने निकल के आया है, फूड पॉइजनिंग यहाँ पर बता दिया गया, स्कूल की तरफ से फोन किया जाता है कि आपके बच्चे की तबीयत खराब है, जबकि पूरा केस पोस्टमार्टम के बाद कुछ और निकल के आता है, मार पिटाई यहाँ पर बच्चों के साथ की गई है। आखिर क्यों इतना लाग लपेट, क्यों ये पूरे घटनाक्रम को हर कोई इसमें लिप्त नजर आया? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो घटनाक्रम घटा है ये बहुत ही अमानवीय है और निंदनीय है। साथ ही इसमें जो घटनाक्रम में इतनी लाग लपेट इसलिए की गई है कि स्कूल अपनी साख बचाने के लिए हर शाम दाम दंड भेद अपनाते हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब स्कूल प्रबंधक या स्कूल के जो स्टाफ है इसमें इन्वॉल्व रहा है। इससे पहले भी आपने चाहे वो प्रद्युमन कांड देखा हो, और उसके बाद जीआरडी एकेडमी है या पेस्टल वीड वाला मामला है, और आज ये चिल्ड्रंस होम वाला मामला है। तो ये अपनी स्कूल अपनी साख बचाने के लिए इस प्रकार से घटनाओं को अंजाम देते हैं और पूरी तरह से इसमें पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जो जिस प्रकार से इसमें इस वाली घटना में आ रहा है कि हॉस्पिटल भी इन्वॉल्व है, पुलिस भी इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं पैसे की खनक और पहुँच की खनक दिखाई देती है। बिल्कुल आरिफ, ये कहा जाए कि एक बच्चे की जान इतनी सस्ती हो गई है कि हर कोई मिलकर यहाँ पर इस केस को दबाने की कोशिश करता है, चाहे फिर वो हॉस्पिटल के कर्मचारी हो, रिपोर्ट्स यहाँ पर अलग देते हैं, जानकारी अलग देते हैं, फिर पुलिसकर्मी हो वो जानकारी अलग देते हैं, और जहाँ ये घटनाक्रम हुआ है जिस स्कूल में, वो तो अपनी साख बचाने के लिए खैर ये कर ही रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए ऐसा ना, इसमें स्कूल अपनी साख बचाने के लिए कर रहा है। एक बच्चे को जिसने कि केवल एक 5 रुपए का बिस्किट अगर उसने चुराया भी था, तो क्या अधिकार था किसी को उसको पनिशमेंट देने का? पनिशमेंट देने का अगर अधिकार था तो उसको एक वार्निंग देके छोड़ा जा सकता था। लेकिन ये एक जहाँ चर्च के अंदर प्रेयर चल रही है, प्रेयर के बीच हॉल के अंदर उस बच्चे के कपड़े उतार कर उसको बेरहमी से पीटा जाता है, और वहां पे जो मैनेजर हैं, जो वार्डन है, वो सब खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके लोगों की शय मिली हुई है उनको। और ये स्कूल अपने साख बचाने के लिए जिस प्रकार से मामले को दबाते हैं, और मतलब जिस भी पीड़ित परिवार को खरीदने की और उन्हें दबाने की भरकस प्रयास किया जाता है। यहाँ पर भी यही अगर ये इसके पिता थोड़ा सा वो ना होते तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी इस मामले में कुछ हो पाता। और इससे पूर्व भी कई सारे मामले आप उठा के देखिए कि स्कूल प्रबंधन पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है कि अपनी साख बचाए, मामला किसी ना किसी तरीके से अंदर ही दब जाए। और इस स्कूल को किसने अधिकार दिया कि बच्चे को जो है कि आप हॉस्टल में ही दफना दें? यहाँ स्कूल के साथ साथ पुलिस पर भी सवाल उठते हैं, और सवालिया निशान तो आपके हॉस्पिटल पर भी उठते हैं, जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चल रहा है। बात एक मासूम जिंदगी का था यहाँ पर, जिसको इन लोगों ने इस तरीके से दिखाया, इस तरीके से प्रोजेक्ट करा कि यहाँ पर सिर्फ एक हादसा है, लेकिन हत्या यहाँ पर वासु की गई है। हमारे साथ प्रियंका भी जुड़ चुकी है, एडवोकेट है। प्रियंका, इन केसेस की अगर बात करी जाए, क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसे केसेस बहुत आए हैं जब स्कूलों में बच्चों के साथ कुछ घटनाक्रम होता है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है जानकारी पेरेंट्स को कुछ और दी जाती है और मामला जो सामने निकल के आता है वो कुछ और होता है। इन केसेस में किस तरीके की धाराएं लग सकती हैं, और ऐसे स्कूल्स जो कि प्रोजेक्ट कुछ और करते हैं और वाकई में होता कुछ और है, उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई हो सकती है? कितने सख्त प्रावधान है?
मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी द नेग्लिजेंस जो शुरू से स्टार्ट हुआ है और जो अभी तक पहुंचा है, फ्रॉम द स्टीलिंग ऑफ 1 पैकेट ऑफ बिस्किट, 1 पैकेट बिस्किट की चोरी से लेकर अभी तक की जो घटनाक्रम है, उसमें कितना ब्लेटेंटली द पीपल दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। क्या ये एक धारणा बन रही है कि यदि हमारे पास पैसा है, पावर है, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द लीगल सिस्टम? लेट्स सी व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग। मैं फैक्ट्स पर बिल्कुल नहीं जा रही हूँ क्या हुआ है, बिकॉज everybody know what has happened and it is very 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 sad. We all should feel ashamed that something like this is happening and we are doing nothing. सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट पिटिशन में गाइडलाइंस दी है, व्हाट आर द गाइडलाइंस व्हिच द एवरी स्कूल हैज टू फॉलो। आई विल जस्ट कोट, मैं सिर्फ 3 कोट करूंगी, जो कि यदि सिर्फ वो 3 गाइडलाइंस इन स्कूल ने फॉलो करा हो तो आई एम श्योर वसु यादव आज हमारे बीच में होता। पहला गाइडलाइन है सीसीटीवी सर्विलेंस। बच्चे को दिन भर इंस्टॉलमेंट में पीटा जा रहा है, नोबडी इज अवेयर। दूसरा, हर बच्चे का सुप्रीम कोर्ट का कहना है दिन भर में स्कूल की ड्यूटी है कि 3 बार अटेंडेंस ली जाए। सबसे पहले मॉर्निंग में बिफोर द क्लासेस स्टार्ट, लंच टाइम के तुरंत बाद, और जब आपका स्कूल खत्म होता है। तो ये जो 3 अटेंडेंस की बात वो क्यों नहीं हुई? इसका मतलब इज नो सीसीटीवी, क्योंकि पिटाई शुरू होती है क्लासरूम से, बच्चे को लेकर जाया जाता है टेरेस पे, टेरेस से उनको स्टडी रूम तक लाया जाता है। इट प्रूव्स दैट देयर वाज नो सीसीटीवी कैमरा। सेकेंडली, बाकी टीचर्स कहाँ है? ये बोर्डिंग स्कूल है, बॉयज का स्कूल है, इट्स अ मिक्स्ड स्कूल। सो हम ये क्या कर रहे हैं, हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं जो बच्चे थोड़े मिशीवियस हैं या जिनका ये टेंडेंसी है, वी आर गिविंग देम एन एनवायरनमेंट कि देखिए आप अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को यहाँ प्रॉस्पर कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप स्कूल वालों को जब पता होता है देन दे जस्ट टेक देम टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, there is a medical report, if it is true, the medical report which is coming in newspaper, that the medical report is saying that doctors ने ये medical report दिया है कि death is due to food poisoning and pneumonia। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगी, फूड पॉइजनिंग में चोट के निशान कैसे आए, प्लस क्या उनके ऊपर ये सेक्शंस नहीं एप्लीकेबल होंगे? आईपीसी के जो कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर टू say that inform the police officers कि ऐसा कुछ हुआ है, this is a suspicious thing. It is hands and gloves. आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नहीं फॉलो कर रहे, आप इंडियन लॉ को नहीं फॉलो कर रहे। प्रियंका, ये चीजें जो आप बता रहे हैं ये देखने को मिल रही है, हर केसेस में ये देखने को मिलता है कि संलिप्तता हर किसी की रहती है यहाँ पर। यही चीज हम बार बार उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी लाइटली क्यों चीजों को लिया जा रहा है? क्या जो धाराएं बनाई गई हैं, जो आईपीसी की धाराएं हैं जो लगती हैं किसी भी केस में होने के बाद, चाहे फिर वो हत्या हो या और केसेस हो, क्या वो इतनी स्ट्रांग नहीं है? या फिर क्या ऐसा कोई असेट सेट नहीं किया गया है जिसके जरिए यहाँ एक मैसेज जाए कि अगर आप इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं तो आपके लिए वाकई में बहुत गलत होगा ये आगे? मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, लेट्स गो बैक टू कोटा। क्या हमारी मेमोरी से कोटा डिलीट हो गया है? व्हाट हैज हैपेंड इन कोटा? There was a mass suicide by students. इंक्वायरी हुई, रिपोर्ट्स आए, लेकिन जो एक जुडिशियल सिस्टम है उनके हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए, उनके पास रिपोर्ट जाती है, उनके पास एविडेंस जाता है। जो एविडेंस एक जज साहब के पास जाएगा वो उसको ही अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो फील्ड में जा करके ये एविडेंस क्रिएट नहीं कर सकते। सो आफ्टर कोटा दिस हैज हैपेंड एंड बिफोर व्हाट दिस हैज हैपेंड, इफ वी रिमेम्बर, इफ यू टेक आवर मेमोरी, 2 दिन पुरानी वाली बात है, कुछ दिन पहले की बात है, एक माइनर गर्ल का स्कूल में गैंग रेप हुआ है। सो इट मीन्स दैट वी हैव टू नॉट टेक इट लाइटली, देयर हैज टू बी अ फास्ट प्रोसीजर कोड और एवरी पर्सन फ्रॉम द डॉक्टर टू द पुलिस। वाई पुलिस वाला इज ऑलवेज सेइंग कि मुझे गलत इंफॉर्मेशन मिला? वाई पुलिस वाला इज नॉट सेइंग दैट कि जब उनके पास फूड पॉइजनिंग का रिपोर्ट आया, अ चाइल्ड हैज डाइड, डिड दे सी द बॉडी? How can they just lodge a complaint and not see a body? A judge is not going to go there. बिल्कुल लाग लपेट तो है प्रियंका, ये तो सीधे तौर पर नजर ही आ रहा है यहाँ पर। उषा नेगी हमारे साथ हैं, बाल आयोग अध्यक्ष हैं। उषा नेगी जी, बहुत स्वागत है आपका। उषा नेगी जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है बेहद ही विभत्स ये पूरा घटनाक्रम है। एक मासूम की जान यहाँ पर ले ली जाती है और उसके बाद एक ऐसी स्टोरी बनाई जाती है, हालांकि सच तो सबके सामने आना ही था। उषा नेगी जी, क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है अभी तक और बाल आयोग की तरफ से क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे? क्योंकि ऐसे जो केसेस निकल के आ रहे हैं,
पेरेंट्स सकते में है, पब्लिक सकते में है कि क्या वो अपने बच्चों को सेफ हाथों में भेज रही है? पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे? धन्यवाद। मैं मीडिया को भी इसमें बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, लेकिन आप संज्ञान में लेके आना चाहती हूँ कि बाल आयोग ने संज्ञान में आते ही तुरंत इस पे कार्रवाइयां हुई। उसमें अरेस्टिंग से लेके उसका पोस्टमार्टम से लेके उसकी हर चीज पर बाल आयोग ने ही अपना प्रेशर मेंटेन करते हुए ये सारी कार्रवाइयां करवाई और उन कार्रवाइयों की वजह से ही ये सारा खुलासा हुआ। अगर बाल आयोग उसमें इंटरविंग नहीं करता तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसी की ऐसी रहती और ये केस भी अंततः दब जाता। बच्चे को जिस तरह से बताया गया, बाल आयोग ने जैसे निरीक्षण किया वहाँ पे यही मामला है। इस मामले के साथ साथ में बहुत सारी चीजें भी सामने आ रही हैं जो परत खुल रही है और मैं अभी वहीं पर ही बैठी हूँ, वहीं पर ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दोबारा आई हूँ कि आखिर उस संचालक को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया जो इस मिशनरी उसको देख रहा है, ट्रस्ट को देख रहा है, उसने क्यों नहीं इसको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? जिस तरह से बच्चे को दफन किया गया वो भी अपने आप में एक सवालिया निशान छोड़ के जाता है। तो वो सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों पे मैं यहाँ पर दोबारा आई हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इस बच्चे के साथ में, इसके परिवार के साथ में जिन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, मैंने कहा था कि आपको पूरा न्याय मिलेगा, उन लोगों को सजा दिलवाई जाएगी और आज ये चीजें सामने आई है और अब हम लोग उसको अरेस्ट करवाना चाहते हैं, जो यहाँ का स्टीफन सरकार जो यहाँ का मुख्य संचालक है। बिल्कुल उषा नेगी जी, यहाँ पर ये बात बहुत अजीब लग रही है, गले उतरना थोड़ा कम सी हो रही है बात कि क्या सिर्फ एक बिस्कुट के लिए एक बिस्कुट चोरी कर लिया क्योंकि एक बच्चे ने? जब संस्था जो ये जिम्मेदारी लेती है, आपने बच्चों के लिए चिल्ड्रंस होम बनाया है तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को कहीं पर भी खान पान और उसकी सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। मैंने स्कूल में और बोर्डिंग हाउस में और इनके किचन से लेके A to Z कहाँ पे बच्चे बाथरूम में क्या किस तरह से बाथरूम है इन लोगों का, किस तरह से इन लोगों के लिए सारी चीजों की सुविधाएं हैं कि नहीं है, वो सारी चीजें देखी। उषा नेगी जी, क्योंकि आप इस केस को काफी नजदीक से स्टडी कर रही हो और क्योंकि आप जैसा कि आपने कहा कि आवाज उठाई गई, इसके लिए पूरा केस जो है सामने निकल के आ रहा है। जो बात प्रियंका ने उठाई, क्या सीसीटीवी फुटेज, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ क्योंकि आप काफी नजदीक से इस केस को देख रही हैं, क्या सीसीटीवी फुटेज मिल पाए हैं वहां पर? क्योंकि ये बात अक्सर सामने आती है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो मिसिंग होते हैं। सीसीटीवी कैमरास ही नहीं लगाए गए हैं। वही तो मैंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्यों? आप गर्ल्स हॉस्टल भी रन कर रहे हैं, आपके यहाँ टोटल 461 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बच्चों के लिए नहीं बनती कि आप इन बच्चों के लिए पूरी सुविधाएं मुहैया करें, बच्चों की सुरक्षा के साथ? कैसा अगर ये सारी चीजें होती तो सीसीटीवी कैमरा के अंदर ये कैद हो गया होता ये सारा प्रकरण। लेकिन अब इसके लिए हम लोग पूरी तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये जो एक व्यक्ति जिस पर मैंने सवाल उठाया है इसको अरेस्टिंग इसकी होगी और तभी जाकर हम लोगों को लगेगा कि हाँ वास्तव में हमने कोई तारीख को सही तरीके से बिल्कुल कोशिश हो रही है, नतीजा भी जरूर उषा जी निकल के आएगा। बने रहिए हमारे साथ, आरिफ जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आरिफ जी, अगर बात कर ली जाए पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से क्या किया गया है, क्योंकि जैसा कि अभी उषा जी ने भी बताया, प्रियंका भी यही बात कह रही थी कि जो सुविधाएं दी जाती है स्कूल की तरफ से, जो बातें कही जाती हैं, खास करके कैमरास को लेकर एक सिक्योरिटी पुख्ता आप मान पाते हैं कि हाँ कैमरास हैं तो एटलीस्ट जो चीज हो रही है वो आपके सामने हुबू निकल के आ पाएगी कि क्या घटनाक्रम यहाँ पर हुआ। लेकिन स्कूल जो है वो कैमरे यहाँ पर मुहैया नहीं करा रहे हैं, फिर आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है ये आपको कैसे पता लग पाएगा? इसके खिलाफ पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से क्या कुछ किया गया है? मैडम यहाँ जानकारी देना चाहूंगा, हमारे साथ हमारे बाल आयोग की अध्यक्षा भी जुड़ी हुई हैं और हमने प्रद्युमन कांड के बाद 23 बिंदुओं को लेकर हमने बाल आयोग को, उत्तराखंड पुलिस को, शिक्षा विभाग को और सीबीएसई को ज्ञापन प्रेषित किए हैं। लेकिन आज तक चले वो तो दूर के मामला है, पेस्टल वीड कॉलेज वाले मामले में हमारी बाल आयोग के अध्यक्ष ने वहां पे इंक्वायरी करी थी। पेस्टल वीड में जिस जो स्कूल है उसके अंदर कहीं कैमरे नहीं पाए गए, उस स्कूल के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है वो मैं जानना चाहता हूं। और इतने स्कूल, हमारी इतनी बॉडी बनी हुई है, जब ये एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश बने हुए हैं कि उस बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए कितने स्कूलों के अंदर इनको फॉलो किया जा रहा है, इसको फॉलो करने के लिए या इस पे कोई एक अथॉरिटी, कौन इस पे इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या पुलिस विभाग लेगा, क्या बाल आयोग लेगा, या शिक्षा विभाग लेगा, या जो इनको मान्यता देता है सीबीएसई बोर्ड वो लेगा?
अब देखना यह है कि जितने स्कूलों के अंदर जब कोई घटना घटती है, चाहे जीआरडी वाला मामला घटा है, फिर उसके बाद पेस्टल बीट, आज ये वाला मामला घटा है, तो हम लोग सीसीटीवी की बात कर रहे हैं। और जब ये घटनाक्रम ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। क्यों इस पर मॉनिटरिंग नहीं होती है? एक मॉनिटरिंग कमेटी बना के, कई बार हम सजेस्ट कर चुके हैं, मॉनिटरिंग कमेटी बनाइए, उसमें से पुलिस को भी लीजिए, उसमें से साइकोलॉजिस्ट को भी ले, और यहाँ से बाल आयोग से भी एक हो, शिक्षा विभाग से भी एक हो, और यहाँ से जो हमारे पेरेंट स्टेशन है उससे भी हो, तो मतलब जिसे कहते हैं कि सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी ना। अब आप जब किसी स्कूल में कोई घटना घटती है इस प्रकार की, तब आप दावे करते हैं कि हमने वहां ये जांच करी और वहां ये पाया गया है, लेकिन उससे पहले उसको रोकथाम जो करनी है, उसको लागू जो कराना है, वो किसकी जिम्मेदारी बनती है? ठीक, बिल्कुल। वो जिम्मेदारी भी तो उठाइए। इस वाले मामले में तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल उषा जी से मैं सवाल लूंगी है, लेकिन इस वक्त प्रियंका, जिस तरीके से सवाल बार बार उठ रहे हैं, अगर इन नॉर्म्स का ध्यान नहीं रखा जाता जो कि दिए जाते हैं नॉर्म्स की, आपको ये फॉलो करने होंगे किसी भी स्कूल को सुरक्षा के लिहाज से, तो क्या कुछ धाराएं लग सकती हैं उस स्कूल के खिलाफ, क्योंकि ये नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे हैं? See, negligence is there, but apart from that, अभी जो आरिफ जी कह रहे थे कमिटी वाली बात, so that is one very practical aspect which I actually wanted to share. मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो कमिटी वाली बात, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस बनाई है, बट एक गाइडलाइंस का फॉलो अप हो रहा है या नहीं हो रहा, हु इज गोइंग टू चेक इट? So we need a proper committee, and this committee should be under the guidance of some sitting high court judge. Because यदि आपको high court judge को report करना है, then you will ensure, be it the police वाला, be it any other part of the system, that report is going as it is. वहां पे आप यदि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन देखेंगे, which I am not carrying, that guideline should be pasted on the premise of every school. कि ये लेकिन वो फॉलो नहीं की जाती, पेस्ट करने की तो बात दूर है, फॉलो ही नहीं की जा रही है यहाँ पर। पेरेंट्स will know कि these are what the school is bound to follow. ये भी एक कमी है कि पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए इन चीजों को। उषा जी, जैसा कि अभी यहाँ पर आरिफ जी ने सवाल उठाया, कई यहाँ पर एप्लीकेशंस लिखी गई, उसके बावजूद भी क्यों आखिर जो है बाल आयोग की अगर बात कर ली जाए, तो क्योंकि बाल आयोग के पास इतनी पावर है कि ये चीजें करा सकता है, आखिर क्यों ये कमियां रह जा रही हैं? आपकी तरफ से क्या कुछ एक्शन उठाए जा रहे हैं, एक्शन किए जा रहे हैं? जी लिसन में ये चीजें ऐसा है कि ये बार बार उठाए गए और सारी चीजों पर एक्शन हुआ है। जीआरडी की हम लोगों ने एनओसी भी रद्द करवाई है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, बाल आयोग के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि बाल आयोग का काम मॉनिटरिंग करना है, बाल आयोग का काम उनको डायरेक्शन देना है, लेकिन डायरेक्शन को फॉलो किसने करना है, ये चीजें हैं। और बाल आयोग ने जब जब जिसमें भी इंटरवीन किया है उसमें उसको सफलता मिली है, और हमेशा, और हर आदमी का हर जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है, और साथ साथ में विभागों की है कि उन सब लोगों को भी सचेत होकर आगे बढ़ना चाहिए। बाल आयोग का काम सिर्फ मॉनिटर करना है, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरव्यू करके हर कार्य बाल आयोग करता है, और इसकी सफलता भी उसको मिली है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण जीआरडी है। स्पेशल वीक में भी हम लोगों ने, जब हम लोगों को संज्ञान में आया तो तुरंत उस पर एक्शन हुआ, और आज स्पेशल वीक में भी लगाए गए। हम लोगों ने डायरेक्शन दे दिए हैं शिक्षा विभाग को कि कोई भी स्कूल इस तरह से अछूता न रहे, हर जगह बच्चों की सुरक्षा को देखा जाए, और अगर बोर्डिंग होम्स है तो वहां पर भी बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ में उनका खान पान, उनके एजुकेशन सिस्टम और उनके मनोरंजन के साथ साथ में किस तरह से उनको डील किया जाता है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। और जहां तक मॉनिटरिंग की बात है तो उस पर भी हम लोगों ने इस चीज के लिए शिक्षा विभाग को भी लिखा है और पुलिस विभाग को भी लिखा है, जिसमें हम लोग एक कमेटी बनाने बहुत जल्दी जा रहे हैं। चलो बिल्कुल बिल्कुल मैम, कमेटी किस तरीके से काम करेगी और कितनी कारगर होगी, और कारगर साबित हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि इस तरीके के केसेस जो हैं वो सामने नहीं आने चाहिए। लगातार पेरेंट्स भी यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि आखिर जो उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, चाहे वो हॉस्टल में भेजे, स्कूल्स में भेजे, क्या वो सुरक्षित पढ़ रहा है, एक टेंशन जो है कहीं ना कहीं वो हमेशा बनी रहती है। और ऐसे जब केसेस सामने आते हैं तो वाकई ये असंवेदनहीनता देखने को मिलती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका उषा जी, आप हमारे साथ जुड़ी। आरिफ जी आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रियंका जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।